आधे प्यारे से नमस्कार, स्वागत करता हूँ प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज का सेशन है डियर आप सबका क्लास 10th का गोधली का, जो आप लोग को बहुत सा कमेंट आ रही थी। मैंने वर्णिका का बहुत ही अच्छा से पूरा तरह से उनका आप लोग को साथ क्वेश्चन से आंसर से लेकर पूरा उनका एक्सप्लेनेशन व्याख्या पूरा कर दिया हूं। अगर आप सब नहीं देखें तो जरूर आप देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा पूरा वर्णिका जितना भी आप लोगों को पढ़ना था। पहला तो दही वाली मगम्मा, दूसरा है आप लोग का ढाते विश्वास, तीसरा आप लोग का है माँ, चौथा है नगर, पांचवा है धरती कब तक घूमेगी। इनका पूरा तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, व्याख्या किया था और बीच इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोग को शेयर किया था और बताया भी था, है ना। और इसका जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी वीवीआई क्वेश्चन मैंने आप लोग को कल के क्लास में मैंने भी चर्चा कर दिया था, इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर उसे देखिएगा। आज का क्लास है आप लोग का बहुत ही प्यार मिला, दुलार मिला, इसलिए इसी तरह से बने रहे। लेकिन आज को क्लास जो है हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो गोधली है क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए। इसमें आप लोग को 24 कह सकते हैं चैप्टर, अर्थात 12 है गद्यखंड और 12 है काव्यखंड। तो सभी का वीडियो 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा। पहला आप लोग को लेखक के साथ साथ उनका पूरा कहानी का एक में वीडियो रहेगा, दूसरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव का रहेगा, तीसरा आपका सब्जेक्टिव रहेगा। मेहनत तो जबरदस्त है, बस आपका मेहनत होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो 3 मिलेगा आप लोग को हर चैप्टर का। तो हम लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा का भी 3 वीडियो लाएंगे आपके लिए, तो जरूर आप उसे देखिएगा 3 वीडियो। और मैं उम्मीद करूंगा अगर ये आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो शायद आपको श्रम विभाजन जाति प्रथा का वीडियो यूट्यूब पर देखने को जरूरत नहीं होगा। आज का क्लास हम लोग यही चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा आप लोग को लेखक परिचय के साथ साथ आज हम इनका निबंध जो लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हम इनका बढ़िया से आपके साथ व्याख्या करेंगे, आपके समझाएंगे। जो जो इनमें बातें किए हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सभी का बातें करेंगे। ठीक है, चलिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पहला चैप्टर होता है गोधली का, पहला चैप्टर है। ठीक है, याद रखना गोधली पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि क्लास 10 के विद्यार्थी की भेरी हिंदी में 100 मार्क्स लाना है। तो आपको सारा जो भी बुक से काव्यखंड और गद्यखंड और दूसरा बुक है आप लोग को वर्णिका भाग 2, उन्हें भी पढ़ना होगा। अभी आपको व्याकरण भी पढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब होता है काम। कोई भी काम करते हैं उसे श्रम कहते हैं। जैसे आप सबको मैं पढ़ा रहा हूं तो एक क्या है, एक काम है, एक श्रम है। श्रम विभाजन का मतलब होता है बांटना। जाति प्रथा, जाति प्रथा का देखा जाए प्राचीन काल से तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था जाति प्रथा को लेकर। आज भी है, लेकिन पहले से कहते हैं प्राचीन काल से कुछ आधुनिक काल में बहुत सा परिवर्तन हुआ है जाकर, है ना। जाति के अनुसार पर पहले काम को दिया गया था। जो जाति से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप ठाकुर हैं तो केवल बाल ही बना सकते हैं, अगर आप मोची हैं तो आप केवल जूता चप्पल ही सी सकते हैं, अगर आप शर्मा के बेटा हैं, अगर आप शर्मा जाति से बिलोंग करते हैं तो केवल आप कारपेंटर के ही काम कर सकते हैं, अगर आप नीचा कास्ट के हैं तो वही केवल डोम का काम करेगा, थर्ड नाली का काम करेगा। ये पहले प्राचीन काल में चलते आ रहा था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, आज का जो आधुनिक काल है हमारा मॉडर्न जो आया है, इसमें बहुत सा चीजों को परिवर्तन हुआ है। आज लोग देखा जाए तो अपना हिसाब से जो भी जाति से बिलोंग करता है, आज कह सकते हैं सब अलग अलग अपना काम, जो भी उनका रुचि लगता है, मनपसंद जो उसमें है वही काम कर रहे हैं, है ना। तो हम इनका ही बात करेंगे। इनसे पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका लेखक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और श्रम विवाह जाति प्रथा जो एक निबंध है, क्या है, निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना चाहिए। बहुत इनका नाम सुने होंगे आप सभी, है ना, कि एक महान व्यक्ति रहे हैं। तो कैसे रहे हैं आज हम इनको बात करते हैं। चलिए, इनका जन्म कब हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, है ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार जो होता है हमारा डियर, एक नीचा कास्ट होता है, अर्थात जो पिछला वर्ग में आता है। ये एसएसटी के रूप में जो कास्ट होता है, उन्हीं के परिवार में ये इनका जन्म हुआ था। तो एग्जाम में पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को किस परिवार में जन्म हुआ, तो दलित परिवार में। कौन सा परिवार में, दलित। दलित क्या है, एक नीचा कास्ट है, एक कह सकते पिछला वर्ग में ये आता है, जिसे कहते हैं एससी एसटी के रूप में ये आता है ना। एससी का मतलब सिविल कास्ट, है ना, याद रखिएगा। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो अमेरिका गए, दूसरा इंग्लैंड भी गए थे। पहला अमेरिका गए थे, जो कहाँ पड़ता है, न्यूयॉर्क में पड़ता है, वहां गए थे। उसके बाद इंग्लैंड गए थे, जो कहाँ है, लंदन में। कहाँ है, लंदन में। आगे बात किया जाए, स्वदेश की वकालत भी किए थे। कुछ समय तक हमारे देश में रहकर, मतलब देश में वकालत की काम भी किए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। जीवन के प्रमुख इनके 3 व्यक्ति रहे। पहला बुद्ध भगवान, बहुत इनसे प्रभावित हुए। दूसरा था कबीर जी, तीसरे थे ज्योतिबा फुले जी। ये तीनों व्यक्ति इनके जीवन का इतना प्रभावित किए हैं, लाइफ में आकर कह सकते बहुत ही इनके जीवन में प्रभावित किए हैं। कौन, तो बुद्ध भगवान जी और कबीर जी और ज्योतिबा फुले जी। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आती है। ठीक है, अन्य नाम इनको किस किस नाम से जाना जाता है, तो बाबा साहेब की नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग बाबा साहब भी कहते हैं। तो बाबा साहब जी को जय हो, है ना। हम लोग बाबा साहब के नाम से भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, कि इन्हें बाबा साहब ही कहते हैं। हम यहाँ पर फिगर बनाए थे, BRA भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, इनका हम फिगर बनाए हैं यहाँ पर। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, और संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। संविधान का निर्माता अर्थात निर्माण करने वाले, जो आज कानून सरकार, जो सरकार चल रही है, उस संविधान पर चल रही है ना। आज अगर संविधान नहीं होता, है ना, तो शायद देश भी नहीं चलता। तो संविधान निर्माता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, बाबा साहेब के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। संविधान के जनक कौन रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं। ठीक है, तो संविधान के जनक भी कहा गया इनको, बाबा साहेब भी कहते हैं इनको, संविधान के निर्माता भी कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख रचना बहुत ही इनका है, द कस्टड इन इंडिया, कह सकते हैं भारतीय जाति, भारत में जाति, है ना। आगे देयर मैगनीज, ये सारे जो है ये इनका मुख्य जो रचना लिखे हैं, बहुत एक शानदार है। देयर मैगनीज भी लिखे हैं। दूसरा है बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इनका फेमस रहे। ये तीनों जो रहे फेमस रहे, इनका रचना जो खुद लिखे हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, याद रखिएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो हिंदी रूपांतरण ललित सिंह यादव जी के थे। एनिहिलेशन लिखे थे, एक था निबंध कह सकते हैं, और उससे भाषण लिखे थे। तरह से भाषण, एनिहिलेशन एक भाषण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण रहा, जो लिखे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और ये लिखे थे इंग्लिश में। भाषण देना था इनको लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है सर, लाहौर तो अभी पटना में है। और ये जो लिखे थे 1936 में लिखे थे, भाषण देना था तो भाषण नहीं दिए, इंग्लिश में भाषण नहीं दिए थे। लिखे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भाषण नहीं दिए थे। इनको एक बुक के रूप में तैयार कर दिया गया, क्योंकि 1936 के बाद किया जाए डियर, तो हमारा देश उस समय आजाद नहीं हुआ था, और हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था।
इसीलिए वहां पर एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण के रूप में देना चाहते थे, लिखे थे, उसी में के अंश से क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी का अंश है डियर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनको भाषण नहीं दिए, इनको एक बुक रूप में बना दिया गया और ये इंग्लिश शब्द में लिखे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इनको रूपांतरण किए हिंदी में, कौन किए थे, ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव जी इनको हिंदी में कन्वर्ट किए थे, अनुवाद किए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ऑप्शन जरूर रहेगा, ललाई सिंह यादव भी रहेगा और भी दो नाम दे देगा, तो याद रखना ललाई सिंह यादव जी ने किए थे। ठीक है। बाबा साहेब संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका संपूर्ण वाङ्मय था जो 21 खंडों में प्रकाशित हो गया है, हो चुका है। फाइनली यहां पर देखा जाए बाबा साहब का निधन, हमारे बाबा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे और अलविदा कह दिए। दिसंबर की महीना थी 1956 ईस्वी में दिल्ली में अंतिम सांस लिए, अपना अंतिम सांस लिए थे दिल्ली में 1956 ईस्वी को हमारे बाबा साहेब दुनिया को अलविदा कह दिए थे। नमन करता हूं ऐसे हमारे बाबा साहेब जो जाति के लेकर और भी समाज में जितना भी था, छुआछूत था और भी अनेकी जो भी विषमताएं थी, बुराइयां थी, सभी चीज का निवारण करने में बहुत ही बड़ा एक रोल, योगदान निभाए थे। और ये इसीलिए कह सकते श्रम विभाजन जाति प्रथा इसीलिए लिखे थे क्योंकि ये खुद थे दलित परिवार से, नीचा कास्ट से, और जो इनके साथ हो रहा था आपको पता होना चाहिए, एक दलित परिवार को क्लासरूम में बैठने नहीं दिया जाता था, इसे ब्रह्मांडे में बैठाकर पढ़ाया जाता था। इसके साथ बहुत ही एक तुच्छ के जैसा हर जगह किए थे व्यवहार। तो गुस्सा में आकर, किस चीज में आकर, गुस्सा में आकर लिखे होंगे हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये चीज को खत्म कर देना है एकदम, है ना। तो चलिए इनका हम थोड़ा सा हम बातें करते हैं। पहले प्यारा से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे याद रखना बेहद जरूरी है। 2025 बोर्ड में आप लोग अगर परीक्षा देने वाले हैं तो यहां से ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा डियर। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब इसे नोट कर लीजिए और आप अगला हम कुछ बात करूंगा, उसके बाद आपको किताब का एक्सप्लेनेशन करूंगा, व्याख्या करूंगा। ठीक है, चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से कर लीजिए, कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं। तो आप इसे जरूर इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं डियर। इसे हम अरेंज करना चाहेंगे क्योंकि अरेंज इसीलिए करेंगे, कुछ बातों को आपको हम सामने रखेंगे इसको, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ हम लाइन यहां पर अरेंज करूंगा और आपको हम कुछ समझाना चाहूंगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा कहां तक जरूरत है, कहां तक आवश्यक है ना। चलिए इनका परिचय तो आप जान चुके हैं, यहां पर हम फिगर बना रहे हैं। ये रहे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए आप समझ जाइएगा, ये आपको भीमराव अम्बेडकर जी है। अम्बेडकर या तो बाबा साहब भी कह सकते हो या संविधान निर्माता भी कह सकते हैं। और यहां पर कुछ जो है यहां पर देखा जाए, यहां पर हम सिंह बना देते हैं, सिंह इसीलिए कि जो ज्यादा यहाँ पर याद रखना हमारे देखिए हंसना नहीं है और इस चीज को बुरा भी मत मानिएगा, हम आपको समझाने का बस कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाइए इस चैप्टर का मतलब। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है हमारे चाचा जान लोग हैं,
या तो कह सकते हैं जो हमारा पूर्वजे लोग हैं और अभी बताना चाहते हैं। ये जो है आधुनिक कह सकते हैं जातिवाद, जातिवाद का पोषक है, जो जातिवाद को मानने वाला है, जातिवाद का पोषक है अर्थात जातिवाद को मानने वाला। और ये हमारे भीमराव अंबेडकर साहब है। ये दोनों में प्रश्न होता है, प्रश्न यही है कि जाति प्रथा क्यों, मतलब जरूरत है, जाति प्रथा किस लिए जरूरत है। तो आधुनिक जाति आधुनिक समाज की है, अर्थात जो अभी का समाज है उसकी बात किया जा रहा। आधुनिक मतलब जो अभी के समाज है, ठीक है। और ये हमारा भीमराव अंबेडकर जी है। जाति प्रथा क्या होता है, कहते हैं जाति प्रथा जो होता है कि आप जिस जाति से हैं आप वही काम कर सकते हैं। अगर आप मोची हैं तो आप केवल जूता चप्पल ही सी सकते हैं। आपका पापा, आपके दादा वही काम किए हैं जो आपको भी करना है। अगर आप शर्मा के बेटा हैं अर्थात आप शर्मा जाति से बिलोंग करते हैं तो आप कारपेंटर अर्थात बढ़ई के काम ही कर सकते हैं। ये बात था प्राचीन काल की, लेकिन आज का भी समाज अभी भी जातिवाद है। देखा जाए तो अभी भी जातिवाद है, लेकिन पहले से कुछ परिवर्तन बहुत हुआ। पहले जाति प्रथा बहुत था, अब जाति प्रथा कम हुआ, कह सकते हैं ना के बराबर है, लेकिन है कुछ ना कुछ। तो ये कहते हैं जैसे जाति प्रथा क्यों आवश्यक है जी, क्यों आवश्यक है। तो ये हमारे जातिवाद के पोषक कहते हैं आधुनिक समाज के लोग कि जातिवाद जाति प्रथा इसीलिए आवश्यक है कि जो भी समाज में कार्य जो एक लेवल पर हो, एक समानता पर चले। ठाकुर है ठाकुर है तो बाल काटेगा, नहीं तो फिर बाल कौन काटेगा, ये भी क्वेश्चन है। ठाकुर है तो वो बाल काटेगा, नहीं तो बाल कौन काटेगा। नीचा कास्ट का है तो वही नाली साफ करेगा, अर्थात दो वही नाली साफ करेगा, तो फिर नाली कौन साफ करेगा। तो सब बड़े बड़े लोग, सब जितना भी है सब चाहेगा कि हम बड़े काम करेंगे, तो छोटा काम कौन करेगा। तो चाचा जान लोग कहते हैं जो जातिवाद का पोषक, जातिवाद का मानने वाले हैं, ये लोग का जवाब आता है कि समाज सही लेवल पर चले, सही ढंग से चले, कार्य को अच्छा से चले, वही रियल में क्या है, जाति प्रथा के लिए है। अगर ठाकुर बाल नहीं काट, ठाकुर अगर नहीं होगा तो बाल भाई कौन काटेगा। अगर शर्मा जाति से है, बढ़ाई का काम फिर बेंच बोंच कौन बनाएगा। इसीलिए हमने सभी को जाति प्रथा लिए आवश्यक है इस चीज। तो यहां पर देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि बुरा है, ये क्या है, और ये लोग कहते हैं अच्छा है। तो भाई साहब बुरा है तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी क्या कहना है, इनका कहना है कि अच्छा ठीक है, कार्य कुशलता एक समान होना चाहिए, लेकिन इनको कहना है हमारे बाबा साहब जी को, जिनको अगर जो डोम जाति से है अर्थात नाली काटना है, उसका पापा नाली काटता है मान लिया जाए, तो क्या उसका बेटा भी काटेगा, ये तो गलत है। उसका बेटा का कहना है कि हम पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनेंगे। हमारे डॉक्टर जी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कुछ तो सही कह रहे हैं, बुरा है लेकिन कैसे बुरा है। तो भाई साहब आप कह रहे कार्य कुशलता एक समान होना चाहिए, चलो ठीक है, जाति प्रथा आपने कर लिया, यहाँ पर श्रमिक जो श्रम विभाजन भी हो रहा है, यहाँ पर श्रम विभाजन मतलब समझते हैं आप सब, यहाँ पर काम भी बट रहा है काम भी बट रहा। अब काम जब बढ़ता है तो उच्च नीच भी आ जाता है। भाई साहब आप पंडित हैं तो आप केवल पूजा पाठ करा सकते हैं, आप शर्मा के बेटा हैं तो केवल आप बेंच बोर्ड वगैरह बना सकते हैं, अगर आप ठाकुर के बेटा हैं तो आप
वही काम कर सकते तुम्हारा पापा और दादा किए हैं। चलो भाई, तुमने तो जाति प्रथा कर लिया, लेकिन श्रम विभाजन क्यों किया? श्रम के मतलब होता है जाति के साथ साथ यहां पर कामों को भी बांट दिया गया। तो श्रम विभाजन जो है यहां तक सही नहीं है। श्रम विभाजन जो है, अगर मान लिया जाए श्रम, अब मेरा पापा मोची है, मान लिया जाए मेरा पापा जूता चप्पल सीते हैं, लेकिन मुझे इसमें मन नहीं लगता, जूता चप्पल सीने मन लगता है, मुझे मन करता है कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, एक शिक्षक बन जाऊं, है ना। तो ये अलग है। लेकिन यहां पर पहले क्या था कि आपका जो पापा किए हैं वही काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये तो गलत है। तो श्रम विभाजन जो है क्या क्या लाता है, क्या क्या हानिकारक पैदा करता? तो श्रम विभाजन जो है पहले तो उच्च नीच का भी भेदभाव कर देता है। इसमें क्या, अगर मान ले जाए आपके घर में कोई ब्राह्मण पूजा करवाना आया, पंडित जी, हाँ पंडित जी आइए ना, नमस्कार नमस्कार, यहाँ बैठिए आप। अगर वही आपको घर में कोई बढ़ई आ गया, कोई आपका ठाकुर जी आ गए, नाई आ गए, हाँ जी क्या हाल है, सब ठीक है ना, वहां बैठ जाइए, भेजते हैं। उनका देखिए इज्जतदारी और हमारे पंडित जी की इज्जतदारी देखिए। तो श्रम विभाजन के साथ साथ डियर यहाँ पर उच्च नीच के भी करार देता है। तो श्रम विभाजन के साथ साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है? उच्च नीच, उच्च नीच जिसे कहते हैं छुआछूत के रूप में, है ना। दूसरा, अगर आप जिस जाति से हैं, मान ले जाए आप मान ले जाए मोची हैं, मोची मतलब जो जूता चप्पल सीते हैं, है ना। मान ले जाए मोची आप हैं, मोची हैं, इस गांव में 200 मोची हैं, जिस किसी गांव में 200 मोची है, असारा का काम है जूता चप्पल ही सीना। मोची जाति 200 है, लेकिन जूता चप्पल सीने वाले के लोग वहां पर गांव की संख्या 200 से भी कम है, यानी कि सिलाने वाला। अब वहां पर क्या होगा? अब 200 मोची हैं, जूता चप्पल ही सी सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? वो काम नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा? वो बेरोजगार होगा। सर क्या होगा? बेरोजगार होगा। तो श्रम विभाजन हमारा बेरोजगारी भी लाती है। आओ बेरोजगार होगा, क्या होगा? बेरोजगार हो बन जाएगा वो। और ही बात किया जाए, अगर जिस काम में आपको मन नहीं लग रहा है, जूता चप्पल आपको सीने में मन नहीं लग रहा है, तो क्या आप उसे सही से काम कर सकते हैं? आपका मन, आपका दिल लगा के काम कर सकते हैं? क्या आप 100% उस काम को करने में दे सकते हैं? नहीं सर। अगर कोई काम को आप 100% नहीं दीजिएगा तो आपको किस चीज का हानि होगा? पैसा कम कमाइएगा। तो यहाँ पर श्रम विभाजन के साथ साथ आर्थिक पहलू पर भी नुकसान होता है डियर। आर्थिक मतलब कि आप पैसा भी कम कमाइएगा, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है श्रम विभाजन। आर्थिक पहलू से भी क्या है? हानिकारक है। तो श्रम विभाजन का कारण बता सकते हैं, पहला बेरोजगारी, दूसरा उच्च नीच, तीसरा आर्थिक पहलू से भी ये बहुत घटिया चीज है। तो श्रम विभाजन क्या है? आपका ये 3 चीज हानिकारक है ना, है ना। तो आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं, हम बुक को पढ़ते हैं, अब इनका क्या कहना है और बातें। तो आप समझ गए होंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब। आगे इसका बुक है, अगर आपके पास ये बुक है गोधली का, ये बुक आपको पास है तो आप शायद निकाल के बैठ जाइए। मैं आपको पूरा इनकी बातों, बस थोड़ा सा है डियर, यही लिखे हैं, इसी में इनका निबंध है जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आप वीडियो में अंतिम जरूर बने रहिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आपको ध्यान से आप उस बुक को लेकर बैठ जाइए और मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा। एक एक लाइन जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप पूरा समझ जाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर विथ सब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपके पास ये बुक होना चाहिए। जब क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो ये तो होना ही चाहिए, है ना।
चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा मैंने बताया, इस शीर्षक का मतलब, इस निबंध का मतलब है ना। कह रहा है यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद का पोषक कमी नहीं है। विडंबना का मतलब होता है ये दुख की बात है डियर, कि जातिवाद का पोषक कमी नहीं। तो क्वेश्चन आता है हमारे लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो यह हमारे लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जातिवाद के पोषक की कमी का विडंबना की बात करते हैं। आज भी देखा जाए तो जातिवाद को मानने वाला कमी नहीं है, आज भी। अगला कहते हैं इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो आधुनिक समाज है, जो अभी का समाज है, कहता है कि जाति प्रथा बहुत ही जरूरी है श्रम के साथ साथ। इसलिए जरूरत है, अगर सभी लोग को काम में इसीलिए बांटा गया, कार्य कुशलता इसलिए बांटा गया क्योंकि वो ठाकुर है तो बाल बनाएगा। तो फिर बाल कौन बनाएगा भाई साहब? छोटा जाति का है वही नाली काढ़ेगा, तो फिर नाली कौन काढ़ेगा? ये चाचा जान को लोग का कहना है, जो आधुनिक समाज के लोग हैं, जो जातिवाद का पोषक है, जो जातिवाद को मानने वाला है, इन्हीं लोग को कहना है। लेकिन हमारा बाबा साहब कहते हैं ये चीज घटिया है, ये चीज से बहुत ही हानिकारक होता है ना। ये चीज तो देखिए बात सही आ रहा। श्रम विभाजन किस लिए जरूरत है, जाति प्रथा किस लिए जरूरत है? जो कार्य कुशलता एक समान पर हो। श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, तो क्वेश्चन बनेगा जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। तो क्वेश्चन आता है जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। इसमें इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें देखा जाए कोई बुराई नहीं। जाति के साथ साथ कामों को बांट देना, जाति तो आपने बांटा वो चलो सही था, लेकिन जाति के अनुसार आप काम को बांट दिए, आपने विभाजन कर दिए, श्रमिकों को विभाजन कर दिए, वहां पर उच्च नीच ला दिए, वहां पर कह सकते हैं एक बेरोजगारी का रूप बन गया, आर्थिक पहलू से भी हम गए। तो जाति प्रथा का भी दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन। इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक मतलब इंसल्टी है ना, कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ। यहां पर देखा जाए डियर, तो श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा के साथ साथ श्रमिकों को भी विभाजन हो गया, हुआ ना। अगर आप ब्राह्मण का बेटा है तो आपका इज्जतदारी जहां जाइएगा पूजा पाठ कराने, तो उनका खतदारी अलग होता है। और एक ठाकुर आता है बाल काटने के लिए आपका गांव में, उनका देख लीजिए, आइए कहाँ हाल है जी, बढ़िया। और एक पंडित जी आएंगे, हाँ प्रणाम बाबा, आइए बैठिए। तो यहां पर वही चीज दिखाई दे रहा, यहां पर श्रमिक विभाजन हो गया, लोगों को बीच ऊंच नीच करार दिया गया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे बाबा साहब इस चीज को बुरा मानते हैं, बेकार मानते हैं, खराब मानते हैं। ये घटिया चीज है एकदम। क्या है? घटिया से भी घटिया चीज है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन आवश्यकता ही क्या है? निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। बिल्कुल बात सही है। अस्वाभाविक विभाजन, अरे बच्चा अगर उसका बाप काम किया है, लकड़ी बढ़ाई काम, उसका पुत्र क्या करना चाहता है उससे तो पूछा जाए। अस्वाभाविक उसको काम दे दिया गया, उसको उस काम में रुचि है कि नहीं है, उसको काम में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अस्वाभाविक अनुसार उसको दे दिया गया। ये तो गलत है। उस बच्चे को क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या बनना है, उससे तो क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना। तो ये गलत है। ये अस्वाभाविक का एक विभाजन नहीं करती है।
भारत की जाति प्रथा का एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरों को अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देती। मैंने बताया था ना, ऊंच नीच का मतलब वही हुआ। आप ऊंचा जाति का है, आपका इज्जतदारी ज्यादा होगा, आप नीचा कास्ट का है तो आपका इज्जतदारी कम होगा। ये तो गलत है। हमारे बाबा साहब ये चीज को गलत मानते हैं, इनकी बातों को। चलिए, उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ में आएगा ये चैप्टर, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। एक भारत ही एक ऐसा देश है कि यहाँ श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा के साथ साथ श्रम विभाजन भी है, और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है, और श्रमिक विभाजन के साथ अस्वाभाविक विभाजन भी है। अस्वाभाविक विभाजन के अनुसार ऊंच नीच भी है यहाँ पर। तो एक ऐसा ही देश है, कौन सा देश ऐसा? भारत एक ऐसा देश है, यही एक श्रम विभाजन जाति प्रथा है, और देश में नहीं है, ओनली फॉर भारत देश में ही है। तो क्वेश्चन पूछेगा श्रम विभाजन जाति प्रथा है ना, किस समाज में है? तो भारत के समाज में है, बस विश्व के कोई समाज में नहीं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मनुष्य को रुचि के आधार पर काम दिया जाए। अगर उसका रुचि है, मान लिया जाए मुझे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा शिक्षक बनना है, तो उसे शिक्षक बनने दीजिए, उसको शिक्षक बनने दीजिए। रुचि के अनुसार अगर काम करेगा तो 100% उसमें काम लगाएगा, तो सारा चीज का जो हानिकारक है वो खत्म होगा, है ना। तो ये चीज होना चाहिए हमारे देश में, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा चीजें खत्म हुआ। ये प्राचीन काल की बातें हुआ, लेकिन अभी भी कुछ दिखाई देता है, लेकिन बहुत सी चीजें परिवर्तन हो गया है डियर। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों को क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा का या कार्य का चुनाव स्वयं करें। बिल्कुल बात सही है। आप उसको ऐसा ज्ञान दीजिए, आप उसे ऐसा पढ़ा दीजिए, लिखा दीजिए, क्योंकि वो अपना कार्य स्वयं चयन करे, स्वयं चयन करे कि हाँ मैं ये काम करूंगा। उसको ऐसा शिक्षा दीजिए, उसको ऐसा शिक्षित बनाइए कि वो आगे जाकर क्या करे, एक बढ़िया सा काम करे जो ऊंचा पद पर लेवल पर, है ना। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टि से, जैसे माता पिता के समाज स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। बच्चा पेटे में है, बच्चा पेट में ही है, उसका कार्य निर्धारण कर जाता कि ये ब्राह्मण का पुत्र अर्थात पंडित का पुत्र है, कि जब जन्म लेगा तो एक बढ़िया सा एक पंडित बनेगा और शादी विवाह करवाएगा। अगर किसी का मान लिया जाए बच्चा पेटे में है, मोची जाति से जन्म ले रहा है, तो ये बाहर जब आएगा तो ये जूता चप्पल का ही काम करेगा। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना, गलत है ये। अरे बच्चा जन्म लेगा, बच्चा जन्म लेगा, पढ़ लिख लेगा, लिखने पढ़ लेगा बढ़िया से, क्या बनना है वो अपना खुद डिसाइड करेगा। पहले से निर्धारण क्यों किया जाए? ये समाज में था पहले दिन, बहुत घटिया चीज था। ये चीज को बेकार मानते हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जी, बाबा साहब जी, बहुत घटिया चीज था ये। जाति प्रथा पेशों को दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा बांध देती है। बिल्कुल बात है। अगर आप पंडित जाति से हैं तो आप केवल पूजा पाठ ही करा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप जीवन भर पूजा कराते कराते अपना जीवन खत्म कर दो, आप अपना पेशा, आप अपना कार्य, अपना काम नहीं बदल सकते। ऐसा होना चाहिए था। इस चीज को हमारे बाबा साहब साहब देखे हैं तो गुस्सा में आकर, और एक दलित परिवार से थे, इनके साथ भी बहुत ही अत्याचार हुआ डियर। इनको पढ़ने जाते थे ये, तो इन्हें सारे बच्चों को
स्कूल को अंदर बैठाया जाता था, लेकिन इन्हें बाहर बैठा दिया जाता था ब्रह्मांडे में। ये गलत होता था। इनको गुस्सा के कारण, गुस्सा इससे ज्यादा आया भीमराव अम्बेडकर जी का बाबा साहेब को, तब जाकर इसने श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखी। नमन है हमारे ऐसे महान व्यक्ति को, बाबा साहेब को, है ना, कि समाज के लिए इतना सोचे हैं, समाज के लिए इतना किए हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। भले पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने कारण वह भूखा मर क्यों न जा। भाई साहब, आप ठाकुर के घर में जन्म लिए हैं तो केवल कैंची चलाइए, बाल काटिए सबका, भले काम है अथवा नहीं है, भूखा मर क्यों ना जाओ, दूसरा काम नहीं करना है। आपका दादा, आपका बाप यही किया है काम, तो आपको भी यही करना है। ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है सर। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों के प्रक्रिया का तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अभी देखा जाए कोरोना काल के समय डियर क्या हुआ था, जो जिस व्यक्ति काम कर रहा था, क्या वो अगर वही करता तो भूखे मर जाता ना। देखा जाए कोरोना काल में जो शिक्षक थे वो भी सब्जी बेच रहे थे और भी अदर काम कर रहे थे, अगर वही नहीं करने को उसको मिलता तो शायद भूखा मर जाता। तो काम को निरंतर चेंज होना चाहिए। क्या मनुष्य को करना चाहिए, उनको क्या मन लगता है, कहाँ पर रुचि लगता है, कहाँ पर अच्छा लगता है, वही काम करना चाहिए हर इंसान को। ये होना चाहिए आजादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता होना चाहिए काम करने का, है ना। तो ये होना चाहिए हमारे देश के अंदर, और हुआ है जब हमारे लिखे हैं ये चीज को। आगे लिखते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब बिल्कुल पड़ी थी कोरोना काल में, पड़ी थी कोरोना काल जो एक समय था आया था, है ना। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में देखा जाए में भी मनुष्य अपना पेशा बदलने की स्वतंत्र ना हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा कोई क्या चारा राजा। अगर पेशा बदलने को उस समय नहीं रहता तो सारा लोग भूखे मर जाते। तो पेशा बदलना बहुत जरूरी था। हिंदू धर्म में की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता। एक हिंदू धर्म ही ऐसा जाति है कि पेशा दूसरा चुनने का अनुमति नहीं देता। तो क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरा पेशा चुनने की अनुमति नहीं दिया जाता है। तो याद रखना, हिंदू धर्म। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म, जो पेशा को दूसरा चुनने की अनुमति नहीं देते हैं, है ना। जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें प्रांगत हो। आपका अगर बाप यही काम किया, आपका दादा भी यही काम किया, तो आपको वही काम करना था, चाहे आप उसमें भूखे मर क्यों ना जाओ, वही काम करना था। पैतृक मतलब वही दादा, परदादा और बाप, यही हुआ पैतृक, है ना। भले ही वह उसमें प्रांगत हो, इसी प्रकार के पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जातीय प्रथा और भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। तो भारत में प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? क्योंकि उन्हें मनुष्य को रुचि के अनुसार काम नहीं दिया जाता है, और जो कहता है कि जो तुम्हारा दादा काम किए हैं, परदादा काम किए हैं, तुम्हारा पिताजी काम किए हैं, वही काम कर सकते हो। इसीलिए हमारे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस पर। आप अगर सुन रहे हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लिख भी दीजिएगा एग्जाम में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता रहता। मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि में का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकता है, चाह कर भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका रुचि का अनुसार काम नहीं मिल रहा है, स्वेच्छा के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तो चाह कर भी वो काम नहीं कर पाएगा।
इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह बहुत से लोगों की निधान कार्य से अरुचि है। बिल्कुल बात सकते हैं, जितना गरीबी उत्पीड़न ज्यादा नहीं है उतना यहाँ पर श्रम विभाजन यहाँ पर कह सकते हैं उत्पीड़न के रूप में बना हुआ। ये सबसे ज्यादा श्रम विभाजन दुख देता है। आप इसमें रहो, चाहे आपको काम मिले अथवा ना मिले, आपको दूसरा काम पैसा चयन नहीं करना है। आप इसमें काहे न भूखे मर जाओ। तो इसे कह सकते गरीबी से और उत्पीड़न से भी बेकार तुच्छ माना गया है। किसको? श्रम विभाजन जाति प्रथा को। हमारे बाबा साहब ने, है ना, जितना यह है कि बहुत से लोग निधान कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति में संभवतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम करने के प्रेरित करती है। बिल्कुल बात सही। मान ले जाए आप नीचा कास्ट हैं, डोम जाति का है, आपका पिताजी नाली काटते थे, अगर आपको नाली काटने के लिए बोलेगा तो क्या कर सकते हैं? आपको तो पहले मन नहीं करेगा करना, और आप उस काम को क्या करिए, कम करिएगा। 100% काम में मतलब मन नहीं लगेगा तो क्या होगा? टालू काम कर रहे हैं, यानी कि काम को हम उसके ना के बराबर कर रहे हैं। बस क्या है, मजबूरी है कि हम डोम जाति से हैं और नीचा कास्ट से हैं तो करना पड़ेगा, कि तुम्हारा दादा और बाप यही काम किया है। ये तो गलत हो रहा था। हमारे एक ऐसा बाबा महान व्यक्ति जो आए, जो इस चीज को गुस्सा से लिखे हैं, चीज को देखें, है ना। प्रेरित करता है ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता है न दिमाग लगता है तो क्या काम करेगा वो? 100% नहीं करेगा। अगर आपको मैं बता दिया जाए मैं अपना कौन सा जाति से हूं, तो मोची जाति से हूं, मेरा पिताजी जूता चप्पल सीते थे, क्या हमें उसे में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अगर मुझे ऐसा जाति से बोलता कि आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, आपका जो पेशा है वही कर सकते हैं, तब मैं तो निठल्लू रह जाता। मतलब कह सकते हैं कि मेरा काम तो उसमें मन नहीं लगता। तो मैं क्या आपको इतना प्यारा प्यारा जो कहानी कविता जो सुना रहे हैं, क्या सुना पाता? नहीं सुना पाता। आज बाबा साहब का देन है कि चीज को खत्म किया था, इस चीज को लिखें और धीरे धीरे हमारा समाज अब थोड़ा सा अलग हुआ है ना, बिल्कुल अलग हुआ है सर। देखा जाए तो एक तरह से तो याद रखना, यहाँ पर जहां पर दिल न लगेगा ना दिमाग लगेगा तो वो काम हमारे लिए बकवास काम है। मतलब कार्य कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्वेदक रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक प्रथा से भी जाति प्रथा हानिकारक है। जिसमें दिल न लगेगा न दिमाग लगेगा तो उस काम को कर पाएंगे, और जब 100% नहीं देंगे तो पैसा कमाएंगे? बिल्कुल नहीं कमाएंगे सर। और जब पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या बनेंगे? हम बेरोजगार बनेंगे। क्या बनेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, और हम बेरोजगार रहेंगे, और बेरोजगार के साथ साथ एक आर्थिक पहलू भी हमारे यानी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाएगी, और आर्थिक स्थिति जो पहलू है एक जाति प्रथा से भी हानिकारक है। याद रखना, तो ये आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। तो जाति प्रथा सबसे हानिकारक चीज है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा कर रख रहे हैं। दबाया जा रहा है कि तुम्हें यही काम करना पड़ेगा फाइनली, इसके अलावा कोई चारा नहीं चलेगा आपका। उन्हें अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। अस्वाभाविक, उसको स्वाभाविक नहीं है, उसको मन नहीं वो काम में, उससे जबरदस्ती उस काम को कराया जा रहा था। बताइए। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। अब हमारे डॉक्टर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोल रहे हैं कि मैं अब इस बातों को निचोड़ के लेता हूं जो मैंने आपको बताया। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछेंगे कि यदि मैं जाति के विरोध हूं? बिल्कुल आप विरोध नहीं है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या मैं जाति के विरोध हूं?
अगर विरोध हूं तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए जाति प्रथा की? मैं क्या इसको बाइकआउट कर रहा हूं, विरोध कर रहा हूं? बिल्कुल आप विरोध नहीं कर रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं यदि मैं जाति के विरोध हूं तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? अब इनका क्या कहना है, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए हमारा? तो कह रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब कह रहे हैं कि मेरा जो उत्तर होगा समाज कैसा होना चाहिए, सुनिएगा ध्यान से दम, यहां पर बातें बिल्कुल बात अच्छा बोल रहे हैं। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता हो। बिल्कुल स्वतंत्रता होना चाहिए कि जिसे जो काम करना है वही काम करें, जिसे जे करना है वही काम करें, जहां पर जिसको रुचि लगता है, मन लगता है, आप वही काम करें। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखता है ना, समाज स्वतंत्र समता भारतीयत्व पर आधारित हो और जो हमारा जो समता हो, स्वतंत्रता हो और भातृत्व हो, यानी कि एक समानता हो और लोग स्वतंत्र हो, आजाद हो इस काम करने के लिए कि जिसमें काम में आपको मन लगता है आप वही काम कर सकते हैं। हमारा जाति के लिए यही होना चाहिए आधारित। हाँ ये लिख रहा है ना, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व का अर्थात भाईचारा में किसी को कोई आपत्ति हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तो हमारा समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए, समता होना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। ऐसा समाज होना चाहिए भारत देश में, तब जाति प्रथा खत्म होगा। धीरे धीरे का खत्म पूरा तरह से हो जाएगा। हमारा समाज आदर्श ऐसा होना चाहिए, है ना। आगे लिखता, किसी भी आदर्श समाज की इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसा समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, इसमें सभी का भाग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का भाग है दूसरा का भाग नहीं होना चाहिए। सभी को स्वतंत्रता होना चाहिए, समता होना चाहिए और एक दूसरे में भाईचारा होना चाहिए, तब हमारा आदर्श समाज बनेगा। हमारे बाबा साहब को यही कहना है ना। सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आभास संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यह वास्तविकता रूप है। और भाईचारा जो होना चाहिए दूध और पानी के जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के जैसा, मिश्रण के जैसा होना चाहिए। और इसी का नाम दूसरा है लोकतंत्र। लोकतंत्र का परिभाषा भी आ सकता है। तो लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी का मिश्रण के जैसा भाईचारा के रूप को दूसरा नाम यहां दिया गया, लोकतंत्र दिया गया। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान करने का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये चीज हमारे देश के समाज के होना चाहिए। हमारे समाज में कैसा समाज होना चाहिए? समता हो, जहां स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो, दूध और पानी के जैसा मिश्रण हो, एक भाईचारा का, ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसा समाज होना चाहिए। तो ये चैप्टर खत्म होता है। एक बार आप बाबा साहब के जोरदार से आप स्वागत कह सकते हैं। इनका बातों को जो बुद्धिमानी वाली बातें की हमारे, एक तो इनका दिल से तो आप सब जय भीम जय संविधान आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमारे महान पुरुष को तो कह सकते हैं, हमारे समाज के लिए इतना कुछ किए, इतना तो बहुत कुछ सोचे हमारे समाज के लिए कि हाँ जो हो रही है चीज, बुराइयां जो मतलब खराब चीज हो रही है, उस चीज को निवारण किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत ही शानदार समझ में आया होगा और इनका 3 वीडियो आपको बनेगा।
आपका मैंने पढ़ा दिया, इसका ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, फिर सब्जेक्टिव लाऊंगा, और आप इसे जरूर इसे शेयर कर लीजिएगा। अब वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन आपको साथ मिल रहा है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में बढ़िया से दम आया होगा, जबरदस्त। तो जय भीम, जय संविधान, है ना। कहते विज्ञान, जो हमारा जीवन चले ना विज्ञान के बिना, और संविधान चले ना संविधान चले ना हमारा। भीमराव अम्बेडकर, क्या एक पॉइंट था, आपको बुला रहे हैं हम। कहते हैं जीवन चले ना विज्ञान के बिना, और संविधान चले ना, कह सकते देश चले ना संविधान के बिना। तो याद रखना, ये बहुत ही एक लॉजिक बातें हैं हमारे। जीवन चले ना विज्ञान के बिना और देश चले ना हमारा संविधान के बिना। तो ये हमारा संविधान है तभी हमारा देश है ना। तो संविधान का निर्माण करने वाले निर्माता जनक बाबा साहेब हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को एक बार दिल से उनका नमन करना है और ये चैप्टर को समाप्त करना है। लव यू, बाय, फिर मिलते हैं, टेक केयर। सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहिए और परीक्षा को तैयारी कंटिन्यू करते रहिए।